नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। साल 2017 केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों के लिए चुनौतियां लेकर आया है, तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए भी कठिन परीक्षा की घड़ी है। केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग केवल राजनीतिक मंचों तक ही सीमित है। आम जनता का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। गरीब किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है, लिहाजा वो अपनी पैदावार को सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी राजनीतिक दल खुद को गरीब किसान मजदूरों का रहनुमा होने का दावा करते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अनूठी मिसाल पेश की है। सांसद प्रदीप टम्टा उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए शुरू किए गए चिपको आंदोलन के अलावा राज्य के युवाओं को शराबखोरी जैसी कुप्रवृत्तियों से बचाने के लिए नशा नहीं रोजगार दो जैसी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड से संसद के ऊपरी सदन में कदम रखने वाले आप पहले दलित नेता हैं। वर्तमान में आप कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि उत्तराखंड से पहुंचने वाले आप पहले दलित नेता हैं। वहां पर सरकार भी कांग्रेस की है। ऐसे में आपकी सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ काम किया है? वैसे ऐतिहासिक रूप से मैं कहूँ तो मैं उत्तराखंड से पहुँचने वाला जब राज्य बना तब के बाद मैं पहला हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन वैसे उत्तराखंड ऐतिहासिक रूप उत्तराखंड से पहुँचने वाला मैं सेकेंड हूँ। जब भारत देश आज़ाद हुआ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और पहली हमारी जब संसद बन रही थी तो उस समय स्वर्गीय राम प्रसाद टम्टा जी ने उत्तराखंड से दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद फिर विराम सा लग गया था, तो उसके बाद कह सकते हैं कि मैं पहला हूँ। देखिए, दूसरी चीज़ है कि कांग्रेस के लिए दलित कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक इशू नहीं है। आपने देखा हो कि कांग्रेस ने अपने जन्म से ही, जब कांग्रेस का इतिहास ही रहा, गांधी जी आए तो दो फ्रंट में कांग्रेस हमेशा चलती रही। एक तरफ था राजनीतिक संग्राम कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए किसी विदेशी की ताकत पावर को ये ताकत नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है हमको सब्जुकेट कर सके। तो एक हमारा कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में एक और हम राजनीतिक मुक्ति के लिए, राजनीतिक आज़ादी के लिए संघर्ष करे थे और दूसरी ओर उसी तरह कांग्रेस में सामाजिक मुक्ति का भी आंदोलन साथ साथ था। कांग्रेस एक तरफ आज़ादी की लड़ाई को हमारा उत्तराखंड के हिस्सों में कांग्रेस पार्टी मुक्ति संग्राम को ले जा रही थी और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में स्वर्गीय जयनारायण भारती जी थे, हमारे स्वर्गीय खुशीराम जी थे, हरि प्रसाद टम्टा जी थे। ये साथ साथ एक तरफ कांग्रेस के राजनीतिक मुक्ति के सिपाही थे, कार्यकर्ता थे और उसी ओर दलितों की सामाजिक मुक्ति, मंदिर प्रवेश के आंदोलन से लेकर छुआछूत के खिलाफ आंदोलन से लेकर सामाजिक उनकी शिक्षा में प्रशासन में भागीदारी हो, इस सवाल को भी वो चल रहे थे। तो आज़ादी के दौर से लेकर आज तक के दौर में कांग्रेस ने इन वर्गों को हमेशा आगे की करने की कोशिश की है। एक चीज़। दूसरी चीज़, वर्तमान में जो सवाल है, हमारी सरकार केंद्र में भी रही तो केंद्र में जो भी दलितों की मुक्ति के कार्यक्रम थे, चाहे विधानसभाओं में हो, चाहे संसद में हो उसका आरक्षण हो, चाहे सरकारी सेवाओं में आरक्षण हो, उसकी संवैधानिक व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर आप देखें लेटेस्ट रूप में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने SC/ST प्रिवेंशन एक्टों को और ज़्यादा धारदार बनाया था, विशेष मुक्ति का अभियान शुरू किया था। और दूसरा जो पंचायतों में बहुत बड़ा एक जो देश ने नेतृत्व किया है कि सिर्फ विधानसभाओं और संसद में नहीं, पंचायतों में भी समाज के सभी वर्गों को प्रवेश होना चाहिए। और पहली बार दलितों को भी नगर पंचायत हो, ग्रामीण पंचायत हो, उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। तो भारत के ग्रामीण भारत के हिस्से में भी उनको शासन करने का अधिकार मिला। तो ये कांग्रेस के दिन थे। उत्तराखंड में आपकी पार्टी की ही सरकार है, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो मंदिर है वहाँ पर दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, मनाही है। कुछ दिन पहले देहरादून के सिलगुर में एक मामला सामने आया था जब एक दलित के प्रवेश पर मंदिरों में पिटाई की गई थी। आप इसे कैसे देखते हैं?
ये सामान्य रूप से जब से दलितों में नया संविधान बना, नई सामाजिक क्रांति की कांग्रेस के द्वारा शुरुआत की गई थी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को आगे बढ़ाते हुए आज एक सामान्य है कि किसी भी मंदिर में प्रवेश पर वैसा उत्तराखंड में बंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह का सामाजिक विधान है, जिस तरह की हमारे देश में जो जातियों और बड़ों में बटा हुआ समाज है, अभी भी कहीं ना कहीं कट्टरपंथ कट्टरता है। लेकिन जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने जैसी कुछ हुआ था उसमें जो कल्प्रिट लोग थे उनको क्या कहते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की थी। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी भिन्न है। अगर नोटबंदी की बात करें तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ असर पड़ा है उत्तराखंड में? देखिए, सबसे बड़ा, क्योंकि आपने बहुत सही ये सवाल मुझसे पूछा है, उत्तराखंड की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो उसका कहते हैं पर्यटन है। वो चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चार धाम हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं, वो आजीविका के बहुत बड़े स्रोत हैं। उसके अलावा हिल टूरिज्म के लोग मसूरी आते हैं, नैनीताल आते हैं, चौकोड़ी आते हैं, प्रगति का आनंद कर रहे हैं। इस नोटबंदी से सबसे ज़्यादा असर व्यवसाय पर हुआ, जिसने लोगों की कमर, एक छोटे से छोटे दुकानदार व्यवसाय से लेकर जो होटल इंडस्ट्री जो उस पर निर्भर करते थे, क्योंकि जब लोगों के पास कैश नहीं है, दूरस्थ अंचलों में लोग हैं और बैंक आपके शहरों में है, और पर्वतीय राज्य होने के कारण सरकार ने भी जो नोट भेजे हैं, नई नई करेंसी भी आई, पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन भेजा है। वहाँ को 24,000 तो कह रही है, लोग कह रहे हैं हम 2,000 3,000 नहीं है। अभी मेरे क्षेत्र से, उत्तराखंड से धारचूला हमारा सीमांत है, वहाँ के लोग यहाँ 5 दिन से इसी बात को लेकर अनशन पर बैठे रहे, धरने में बैठे रहे कि हमारे वहाँ बैंकों में पर्याप्त पैसा नहीं आ रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा से बातचीत का सिलसिला। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति ने, एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिस पे हम सबको भरोसा है कि वो सबके साथ न्याय करेंगे, उस पर आरोप लगा है। शीलादीक्षित जी ने तो कहा, या तो प्रधानमंत्री उन्हीं की तरह कहते कि ये गलत एंट्री है और मैंने किसी से नहीं लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून में कहा कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड को बर्बाद कर रही है। उनका कहना है कि डबल इंजन की जरूरत है विकास के लिए उत्तराखंड को, यानी कि केंद्र के साथ राज्य में भी बीजेपी सरकार। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लोकतंत्र में ये देश फेडरल आत्मक है, संघात्मक भारत इसको कहते हैं। और इस संघात्मक बात में एक इंजन अगर भारत सरकार है तो सेकेंड इंजन राज्य सरकार है। और ये हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर है कि उसने जनता को अधिकार दिया है कि केंद्र में, राज्य में वो अपनी पसंद की सरकारों को बना सके। आखिर जब मोदी कहते हैं कि एक तरफ की हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, संयुगात्मक संघ की बात करते हैं, वो ये बताएं कि उत्तराखंड सरकार में जो इंजन लगा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार वो राज्य के हितों का इंजन नहीं है। क्या सिर्फ आप एक पक्षी ही इंजन की बात करते हैं? संविधान क्या कहता है कि संविधान यही कह रहा है कि देश में लोगों को राज्य और केंद्र में अपने अपने मुनासिब, अपने अपने हितों के अनुरूप अपनी सरकारों को सिलेक्शन करने का अधिकार है, और केंद्र की सरकार को लोगों की डेमोक्रेटिक इच्छा का अनुपालन करना चाहिए। मोदी जी के इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो उत्तराखंड की जनता को अप्रत्यक्ष धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि अगर आपने भाजपा को नहीं चुना, हमारी पार्टी को नहीं चुना, तो केंद्र में हमारी सरकार आपको कुछ भी कर सकती है। इशारा साफ है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, तीर्थ स्थलों की भरमार है वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि पर्यटन स्थल का उतना विकास हुआ उत्तराखंड में जितना होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने कहा भी था कि जो जिस का शिलान्यास करने 4 धाम सर्किट को की वो यात्रा के उसमें
उन्होंने संज्ञान मैं समझ रहा था, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि साधारण रूप से भी नहीं कहता रैली में, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में जो इस देश की जनसंख्या है उसके लोग हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं। उसके चारों के चारों जो बड़े तीर्थ स्थल हैं उसमें से 2 तो हमारे उत्तराखंड में ही हैं, 4 धाम कहते हैं, तो हमारे वहीं हैं। और उसके बाद गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है। लेकिन कल उन्होंने वहाँ हम समझ रहे थे कि इसके संदर्भ में हर साल लाखों वहाँ पर लोग जा रहे हैं, दबाव है सड़कों पर। वहाँ पर राज्य की स्थिति उतनी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो भारत सरकार इस संदर्भ को देख रही कि सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, हिंदू धर्म पर जो आस्था करने वाले लोग आज दुनिया के हर कोने में हैं, वो लोग हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। इसलिए मैं समझ रहा था कि प्रधानमंत्री 4 धाम जब यात्रा करें, धाम सर्किट को करें, इसका मतलब उनके लिए कोई नया प्लान होगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम कर देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि काले धन पर जोरदार प्रहार किया गया है, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगा है। आप इसे कैसे देखते हैं? जिस 500 के नोट को आपने बंद किया था और दूसरे ही दिन उस 500 के नए नोटों की सीरीज आपने जारी कर दी। दूसरी चीज़, आपने 1000 के नोट बंद किए थे और दूसरी ओर 2000 के नोट शुरू कर दिए। आखिर बड़े नोटों को बंद करने के पीछे जो तर्क आपने दिया था कि इससे आतंकवाद, इससे काला धन की संख्या में कमी आएगी, इससे नकली नोटों की संख्या में कम आएगी, और आपने तो आदमी के बटुए की संख्या को भी बढ़ा दिया। अगर वो 50,000 रख सकता तो अब आसानी से 1 लाख ले जा सकता है। तो आखिर उद्देश्य क्या था? उसके चंद दिनों बाद जैसे ही इस पर सवाल उठने लगे तो आपने काला धन, नोटबंदी के इस सिद्धांत से परे हट गए। आपने कह दिया कि अचानक आप कैशलेस इकोनॉमी की ओर आ गए, कि इसका उद्देश्य, नोटबंदी का उद्देश्य है कि भारत को अब कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाने चाहिए। आखिर कैशलेस इकोनॉमी के जाने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आज भी बैंक आपके ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बैंकों की पहुंच नहीं है। आज भी इंटरनेट 100 में से 13% रूरल सेक्टर में इंटरनेट है। जब इंटरनेट की सेवाएं नहीं तो कैशलेस की सेवा, आप कैशलेस बैंकिंग को, नेट बैंकिंग को, ई बैंकिंग को कैसे शुरू होंगे? सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे इस एक्सरसाइज में, क्या काले धन वालों को कहीं कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? 95% लोग सड़कों में उतर गए, जो रोज़गार के लिए हैं, जो कहते ठेली में अपना काम ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छोटा दुकानदार है, वो तो लाइन में खड़ा रहा है। और उसके बाद जिनके पास काले धन है वो तो आराम से बैठे रहे, उनको कोई चिंता नहीं है। सहारा की डायरी की बात करें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा शीला दीक्षित का भी नाम है, तो ऐसे में आप लोग केवल बीजेपी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, हम किसी पर आरोप थोड़ी लगा रहे। देखिए, राहुल जी ने कहा, हमने आरोप नहीं लगाया है। राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि जो सहारा इंडिया की डायरी हो या बिरला ग्रुप की डायरी हो, जिसको आईटी विभाग के एक बड़े सम्मानित ऑफिसर ने डिप्टी डायरेक्टर के स्तर पे कहा है कि ये एंट्रीज हैं, इन व्यक्तियों के एंट्रीज हैं, और जिसमें जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर भी गुजरात सीएम के ना अलग अलग एंट्रीज में कहीं 2 करोड़ रुपया, कहीं 50 लाख, कहीं 5 करोड़ रुपया, 9 करोड़, कुल 40 करोड़ रुपया उनके नाम पर है। सवाल ये है, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नोटबंदी का ऐलान चाहे देहरादून में हो या अन्य जगह, पार्लियामेंट में तो बचते रहे, पार्लियामेंट में अभी तक नहीं आए, ये कहते रहे कि मेरी लड़ाई काले धन वालों के खिलाफ है, और जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो काले धन वालों की मदद कर रहे हैं। और जब उसी प्रधानमंत्री में, जब उसी व्यक्ति पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा बुलंद करने का दावा करता है, उसके खिलाफ इतने बड़े साक्ष्य आते हैं, आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी के लिए सामने आते हैं? प्रधानमंत्री एक व्यक्ति ने, एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिस पे हम सबको भरोसा है कि वो सबके साथ न्याय करेंगे, उस पर आरोप लग रहा है। शीला दीक्षित ने तो कहा है, या तो प्रधानमंत्री उन्हीं की तरह कहते हैं कि ये गलत एंट्री है और मैंने किसी से नहीं लिया,
प्रधानमंत्री आज तक नहीं कहा है कि मेरा नाम गलत है, मेरे ऊपर गलत आरोप है, इसकी जांच होनी है। उन्होंने अगल बगल की बात की, साइड ट्रैक करने की बात की। मूल सवाल है प्रधानमंत्री कहें कि ये एंट्रीज में जिसको कहा जा रहा है कि गुजरात के सीएम को मिली है वो नहीं मिली है, तो जांच के लिए उनको पीछे हटने से क्या जरूरत। और उनकी अपनी संस्था है, हम तो जांच नहीं करेंगे। तो कांग्रेस इसी बात को रही। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि जो डायरी में आ रहे हुए नाम है, ये एकदम सफा की बात है। जब अगर इंक्वायरी होगी तो जो सहारा की डायरी है या बिरला की डायरी में जिन जिन लोगों के नाम है उस सब की इंक्वायरी होगी। जो क्या कहते हैं आरोपी होगा, जो अभियुक्त होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो हमारा हो या उनका हो। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हमको ये लग रहा है कि मोदी जी इस देश के चंद राजनीतिक व्यावसायिक घरानों को, कॉर्पोरेट हाउसों को, जिन्होंने इन पिछले 2-3 सालों में उनकी राजनीतिक फंडिंग की थी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी को लेकर तमाम विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें तकरीबन 8 पार्टियों के नेता शामिल हुए। ऐसे में आप लोग नोटबंदी को लेकर एक बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि नोटबंदी के, क्योंकि इस नोटबंदी ने इस देश के आम लोगों पर हमला किया है। देखिए, इस नोटबंदी से अगर कोई परेशान है, आम आदमी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, डेली वेज वर्कर पर, तमाम मंडियों में ठेली करने वाला काम परेशान, छोटा दुकानदार, छोटा व्यवसायी परेशान। कांग्रेस पार्टी उन लोगों की पार्टी है, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए कटिबद्ध है। और उसी क्रम में कांग्रेस ने, जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तमाम विपक्षी दलों को जिन्होंने इस नोटबंदी के खिलाफ अपनी अपनी बातें की थी, उन सबको कोऑर्डिनेट करके पार्लियामेंट के भी अंदर लड़ाई लड़ी। और उसके बाद कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि अब इस नोटबंदी की लड़ाई को जनता के बीच में भी हम ले जाएंगे। उसी प्रयास में हमने राष्ट्रपति महोदय से भी मिले थे, हमने कहते हैं गांधी जी के स्टैच्यू के पास धरना भी किया था, और हमने विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई थी। सवाल है बहुत से विपक्षियों के अपने लोकल कंपनसेंस भी होते हैं, कभी कभी किसी की होती, तो उसको डेमोक्रेसी में तो उसका सम्मान करना चाहिए। कहीं जो दल नहीं आए हैं, क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम कांग्रेस और प्रतिपक्ष ने जो संसद के समय जो नोटबंदी के खिलाफ बिल्कुल बचाया था, अब हम उससे अलग हो गए हैं? पीएम मोदी ने कहा है कि 70 सालों से जिन लोगों ने देश को लूटा है उनको पकड़ेंगे। बड़ी मुश्किल है इन पीएम की, वो क्या कहते हैं, वो उनको ही अपने आप पर भरोसा नहीं है। वो कांग्रेस का इतना बहुत उनके ऊपर धर हुआ है, उनको अपने 3 साल के भी कार्य को नहीं, वो 70 साल के न 70 साल में तो वो भी रहे होंगे ना कहीं। उनको वाजपेयी साहब के 5-6 साल के कार्यकाल को भी भूल जा रहे हैं, उसको भी कांग्रेस के हिस्से में डाल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या यूपीए सेकेंड में हमने 500 की एक सीरीज नहीं बंद की थी? हमने भी बंद की थी। तो आपने भी तो, ये नोटबंदी शब्द गलत है। नोटबंदी कहाँ हुई? 500 का नोट बंद हो गया तो हम मान लेते हैं नोटबंदी हुई। 1000 का नोट आपने बंद किया था, लेकिन आपने तो 2000 करना है, आपने तो नोट बदली है ना। आज भारत सरकार करीब लगभग 15 लाख करोड़ रुपया मार्केट में था, लगभग 14 करोड़ रुपया आ चुका है। अब भारत सरकार बताए तो सही, जितना नोट आपके पास है उसमें कितनी ब्लैक मनी है, या सारी की सारी जो लोगों की मनी थी ये सारी ब्लैक मनी है क्या? सारी कैश ब्लैक मनी नहीं है, और सारा क्या था ब्लैक मनी कैश नहीं है। आखिर सारे मकसद के पीछे हमको ये लग रहा है कि मोदी जी इस देश के चंद राजनीतिक व्यावसायिक घरानों को, कॉर्पोरेट हाउसों को, जिन्होंने इन पिछले 2-3 सालों में उनकी राजनीतिक फंडिंग की थी, ये बाकायदा उनको फ़ायदा दिलाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। या ये कह सकते हैं भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक का अगर कोई सबसे बड़ा स्कैम है तो ये नोटबंदी का स्कैम है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मैं जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों का मुख्य एजेंडा क्या होगा? हमारा मुख्य एजेंडा 5 सालों में जो कांग्रेस ने वो विकास के नए सोपान जोड़े हैं, राज्य को विकास की एक नई दिशा दी है। अपने राज्य के इतिहास के सबसे भीषणतम
आपदा में 2013 की आई थी, उसमें ये राज्य शिकार हुआ था और उसके बाद सब लोगों ने उत्तराखंड की ओर अविश्वास जैसा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे कि अब 5-6 सालों तक आने वाले समय 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो सकती। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयासों से 4 धाम यात्रा को शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था नहीं, सर पर कफन बांध करके उत्तराखंड में आना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी थी, हमारी सरकार थी वहाँ पर, उन्होंने उत्तराखंड को आज अपने पाँव में खड़ा किया। पिछले साल लाखों की संख्या में इन 2 वर्षों में उत्तराखंड में लोग आ रहे हैं। तो इन 5 साल में जो हमने पॉजिटिव विकास कार्य किए हैं वो हमारा राजनीतिक एजेंडा बनेगा, उसके आधार पर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हाँ, सवाल ये भी जरूर होंगे, जब मोदी कहते हैं 2 इंजन हो, मोदी सरकार आती ही सबसे पहले जो हमला हुआ उत्तराखंड राज्य सहित हिमालयी राज्यों पर हुआ है। हमको स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसमें 90% केंद्र की सहायता मिलती है। 90 और 10 का रेशियो था, वो हमसे वापस ले लिया गया। हमारी यूपीए सरकार ने एक सिद्धांत बनाया था कि जो हिमालयी राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड भी है, जिस देश की सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने अपने जंगलों को देश के लिए कुर्बान कर दिया है। इनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, नदियाँ थी, जल स्रोत था, वो भी देश के लिए कुर्बान कर दिए हैं। ये इनके आय के बड़े सोर्स हो सकते थे और इन सोर्सों को उन्होंने कहा था ये इन्वायरमेंटल सर्विस प्रोवाइडर है, प्राणवायु सेवा देते हैं, इसके एवज में इनको 2% हम केंद्र बजट का प्लान योजना का पैसा देंगे। उसको मोदी सरकार ने हमसे वापस ले लिया। हमारे राज्य में 3-4 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। एक डेमोक्रेसी में धन बल के माध्यम से, छल बल के माध्यम, षड्यंत्र के माध्यम, ये सवाल भी हम जोड़ेंगे। क्या लोकतंत्र में लोगों को, किसी को सरकार को बनाने का अधिकार आम जनता को दिया गया, वो जिसकी भी बनाए। आखिर में एक सवाल, उत्तराखंड और देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? आज के दौर में, जब समाज संकट के दौर में है, जब दुनिया संकट के दौर में है, एक प्रसिद्ध पत्रिका ने लिखा भी है 2017, इस दुनिया में जो लिबरल लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनके लिए बड़ा ग्लूम, क्या बड़े अंधेरे का जैसा समय है। हमारे देश में भी लगता है वो ताकतें हैं आ रही हैं जिनका आज़ादी की विरासत से कोई लेना देना है, जिनका सामाजिक समता की विरासत से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे समय में मैं समझ हूँ जो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक नए भारत की सपने की बात की थी, वही सपना मेरा भी अब है। मैं चाहता हूँ मेरा राज्य ऐसा बने जो सबके लिए आशाओं का केंद्र बन सके, जो सबको अवसर दे सके। मेरा देश ऐसे बने जो पूरी दुनिया के लोगों को कह सके कहीं जुल्म है तो भारत उनके साथ खड़ा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देश की जनता ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पर चले। नोटबंदी अभियान से गरीब किसान और मजदूरों को भविष्य में फायदा मिले या ना मिले, वर्तमान में उन्हें एक एक दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे प्रतिनिधि, सभी लोग सियासत में व्यस्त हैं। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।